गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पीके क्लासेज में स्वागत है। तो आइए आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। तो आइए मैं इस चैप्टर्स की जो बची हुई हेडिंग्स हैं उसके विषय में आपको अवगत कराते हैं। तो चलिए, जो आपकी पहली हेडिंग दी गई है ऊर्जा संसाधन, आइए सबसे पहले हम ऊर्जा संसाधन के विषय में समझते हैं। जिन संसाधनों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जिन संसाधनों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा हमारे रोज़मर्रा के लगभग सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, जैसे खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा को कितने स्रोतों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ऊर्जा संसाधनों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका जो दिया गया है वो है आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और सेकंड नंबर में दिया गया है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो सबसे पहले मैं आपको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत जो भी दिए गए हैं उसके विषय में मैं वर्णन करूंगा। तो आइए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं मैं उसके विषय में आपको बताता हूं। और चलिए, सबसे पहले आपको दिया गया है कोयला, नंबर 2 पे दिया गया है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत। आइए, मैं सबसे पहले मैं आपको कोयला के विषय में जानकारी देता हूँ क्या है। आइए इसके विषय में जानें। कुछ बच्चे जो हैं कोयला से परिचित भी होंगे और लगभग 90% लोग भी परिचित हैं। तो आइए इसके विषय में खासियत क्या है इस मैं बताता हूँ। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग और घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। तो आइए इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका दिया गया है, कोयला भारी उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कच्चा माल है। नंबर 2, संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है जो निम्नलिखित हैं। तो आइए, कितने रूपों में कोयला पाया जाता है मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। तो ध्यान दें, पहला पॉइंट जो इसका दिया गया है पीट कोयला। कौन सा कोयला? पीट कोयला। ठीक है, पीट कोयला, इसमें कम कार्बन एवं कम ताप तथा उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है। अब जो सेकंड दिया गया है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, इसके विषय में क्या है? यह कोयला निम्न कोटि का भूरा एवं मुलायम होता है जिसमें नमी की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो दिया गया है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस। ये कोयला कैसा होता है? यह कोयला, इसका निर्माण गहराई में दबने तथा अधिक तापमान से प्रभावित होने से होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोयला जो दिया गया है आपको, वो है आपका 4 नंबर में ये दिया गया है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला, यह उच्च कोटि का कोयला है जिसमें कठोरता पाई जाती है। जिसमें क्या पाई जाती है? कठोरता पाई जाती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके विषय में नेक्स्ट पॉइंट जो दिए गए हैं, आइए उन पे ध्यान दें आप लोग। तो भारत में कोयले का वितरण, भारत में कोयला 2 मुख्य भूगर्भिक युगों के
क्रम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? भारत में कोयला दो मुख्य भूगर्भिक, भू मीन्स पृथ्वी, गर्भिक मीन्स पृथ्वी के गर्भ में युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। ठीक है, जिसकी पहले है गोंडवाना कोयला। कौन सा कोयला? गोंडवाना कोयला। पहला दिया गया है गोंडवाना कोयला। ये क्या है? आइए इसके विषय में समझें आप। इसका निर्माण लगभग 200 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? दामोदर घाटी में स्थित हैं। झरिया, झरिया बोले तो झारखंड। ठीक है, झरिया मतलब झारखंड। ठीक है, और रानीगंज पश्चिम बंगाल और बोकारो झारखंड स्थित इस क्षेत्र की प्रमुख कोयला खदानें हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि झरिया कोयला की खान कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है? तो आप आंसर देंगे झारखंड। कहाँ देंगे आंसर? झारखंड। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? झारखंड। आप लोग याद रखें, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है उसके विषय में बात करते हैं। दूसरी जो शैल है उसकी क्या है? इसका नाम दिया गया है टरशियरी। टरशियरी ये आपकी दूसरी क्रम की शैल है। अब इसका निर्माण लगभग 55 लाख वर्ष पहले हुआ था। यह कोयला उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। झारखंड राज्य भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ध्यान दें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग इसे ध्यान रखें। झारखंड राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य है। मैं अब पॉइंट नंबर 2 के गए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में बात करता हूँ। आपने कोयले के विषय में अच्छे से समझा, और आइए पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दें आप लोग। पेट्रोलियम, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ विस्तार से हल्का। पेट्रोलियम या खनिज तेल को भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का प्रमुख साधन माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोयले के बाद पेट्रोलियम को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को, स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएँ, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती हैं। तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है इसमें वो है आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका जो दिया गया है उसके विषय में ध्यान दें आप लोग। भारत में पेट्रोलियम को खनिज तेल व तरल सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कभी कभी वायुवा में भी पूछ लेता है, तो आप लोग बताएंगे। वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, तरल सोना किसे कहते हैं? तो आप आंसर देंगे पेट्रोलियम को खनिज तेल व तरल सोना भी कहा जाता है। इसका जो 2 पॉइंट दिया गया है वो है आपका भारत का पहला खनिज तेल क्षेत्र 1867 मतलब 1867 में डिगबोई मीन्स डिगबोई कहाँ है आपका? असम में खोजा गया था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कहाँ खोजा गया था? असम में। जो असम का एक क्षेत्र है उसका नाम है डिगबोई। ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये मैप में भी पूछ लिया जाता है कि भारत में जो पहला खनिज तेल क्षेत्र खदान है वो कहाँ पे स्थित है, दर्शाइए। तो आप असम में दर्शा देंगे। ठीक है, असम राज्य में एक डिगबोई क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे पहले खोजा गया था 1867 में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करता हूँ। यह मुख्यतः ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। और जो लास्ट पॉइंट दिया गया है, पेट्रोलियम रिफाइनरी से वस्त्र, उर्वरक और रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल और लुब्रिकेंट प्राप्त किए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ भारत में पेट्रोलियम की उपस्थिति, कितना उपस्थित है पेट्रोलियम? तो आइए मैं आपको बताता हूँ।
भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 63%, कितना परसेंट, 63% भाग मुंबई हाई से और 18% भाग गुजरात से तथा 16% भाग जो आपका है वो असम से प्राप्त किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है उसके विषय में ध्यान दें आप। अलंकेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो क्वेश्चन ये मैप के लिए बहुत ही पूछा जाता है कि अलंकेश्वर तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो आपको गुजरात में दर्शाना होगा, ठीक है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, अंकलेश्वर, 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 ठीक है। और भारत जो असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके विषय में। अब मैं बात करता हूँ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जैसे डिगबोई, नहरकटिया व मोरन, हुगरीजन, ये इसके पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आइए मैं अब पॉइंट नंबर 3 की ओर आपको ले चलता हूँ, जो कि हेडिंग है प्राकृतिक गैस। आइए इसके विषय में आप लोग समझें क्या होती है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान सदी का बेहतर ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो आइए इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो दिए गए हैं मैं आपको उसके लिए बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 आपका जो दिया गया है उसके विषय में ध्यान दें। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यह जलने पर कम कार्बन और कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। पॉइंट नंबर 3, पेट्रोलियम उद्योगों, खाना पकाने एवं ऑटोमोबाइल के लिए उपयोगी है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। नंबर 3, 4, 5 जो दिया गया है आपको, गाड़ियों में इसका उपयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कहने का तात्पर्य है इसका नाम इंग्लिश में बोलें तो सीएनजी, जैसा कि आप सभी सुनते होंगे सीएनजी गैस, तो इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखें इसे क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया इसका लास्ट, भारत में वर्तमान समय में कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करता हूं जो आपकी हेडिंग दी गई है इसके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत विद्युत। आइए मैं विद्युत के विषय में आपको अवगत कराता हूं। विद्युत के विषय में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप इसका कुछ डिस्क्राइब वर्णन है जो सुन लें। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने अधिक विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। नंबर एक किस प्रकार से, प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। नंबर 2, अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक ही जैसी होती है, ठीक है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं मैंने आपको बताया। जो मेन पॉइंट इसके सुन लीजिए आप। भारत में विद्युत 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है, मैंने बता दिया आपको। पहला, परंपरागत रूप से जीवाश्म जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि रूप से होता है। भारत में 300 से अधिक तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं। कितने अधिक हैं, 300 से अधिक तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं। नंबर 2, जल विद्युत के सहयोग से गैर परंपरागत तरीकों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना एवं कोयली जल विद्युत परियोजना आदि विद्युत उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हेडिंग्स की, तो आइए उसके विषय में आपको अवगत कराता हूँ। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत,
जैसे कि आप देख रहे हैं, हेडिंग का नाम है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसके अंतर्गत पहला आप पढ़ेंगे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। आइए ये क्या होती है इसके विषय में आप अच्छे से समझें। सबसे पहले आप समझ लें गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जो कम समय में ही पुनः नवीकरण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसके जो अब मैं पहले पॉइंट के विषय में बात करता हूँ, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा क्या है, आइए इसके विषय में बताता हूँ। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को परिवर्तित करके प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? अणुओं की संरचना को परिवर्तित करके, मतलब चेंज करके प्राप्त की जाती है। जब ऐसा बदलाव किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो तत्वों का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, तो आप बताएंगे यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला और झारखंड में पाए जाते हैं। केरल में मिलने वाले मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से आप पूछा जा सकता है कि केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में किसकी मात्रा पाई जाती है, तो आप आंसर देंगे थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आइए मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट्स में जो आपको दिया गया है सौर ऊर्जा के विषय में बताता हूँ। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। कैसा देश है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में बदला जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में भी स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप न्यूज में सुनते होंगे। ऐसा आशा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सके। मतलब लकड़ी जो जलाई जाती है, चूल्हे जो जलाए जाते हैं, उनको कम किया जाए और हम लोग सौर ऊर्जा पर ज़्यादा अत्यधिक निर्भर हो जाएं। ठीक है, आइए इसके कुछ मेन जो पॉइंट दिए गए हैं उसके विषय में बताता हूं आपको। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, आप पढ़ चुके हैं। इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा की संभावना अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय मीन्स क्या होता है? उष्ण मीन्स होता है गर्म, कटिबंधीय मीन्स क्षेत्र। अत्यधिक गर्म क्षेत्र पाया जाता है भारत में, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट राजस्थान में माधोपुर के निकट भुज में स्थित है। ठीक है, आप ध्यान दें, भारत का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट जो है राजस्थान में वो दिया गया है। ठीक है, इसके विषय में आप लोग याद रखें, भूले नहीं, ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे। अब नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं। पवन ऊर्जा क्या है, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। पवन ऊर्जा के विषय में तो आप लोग समझते ही होंगे, फिलहाल आप जान लें। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। किससे? बहती वायु से, मतलब जो वायु चल रही होती है उससे उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिक ना होकर के यहाँ गतिज भी कह सकते हैं आप, तो गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की सहायता से, किसकी सहायता से? जनित्र मीन्स जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुराई तक अवस्थित हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पवन ऊर्जा के फार्म कहाँ पे हैं, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। कहाँ से कहाँ तक? नागरकोइल से मदुराई तक अवस्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो आइए मैं इसके विषय में जो लास्ट मेन पॉइंट दिए गए हैं वो बता देता हूँ। फिलहाल ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही होगा कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु।
ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करता हूँ। ज्वारीय ऊर्जा, आइए इसके विषय में ध्यान दें। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ऊर्जा में आने वाले ज्वार भाटे की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। इसमें दोनों अवस्थाओं में विद्युत पैदा होती है, जब पानी ऊपर चढ़ता है तब, और जब पानी उतरने लगता है तब भी इसे ज्वारीय ऊर्जा शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें एक संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इसे सक्रिय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वारा से पानी अंदर भर दिया जाता है और द्वार बंद हो जाने पे बंद में ही रहता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। ठीक है, भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो आइए इसका जो मेन पॉइंट है वो आप ध्यान दें। महासागरीय तरंगों का उपयोग भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के विषय में बात करता हूँ, भूतापीय ऊर्जा। आइए इसके विषय में आप लोग समझें क्या है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर पैदा की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, अति लघु उत्तरीय में जरूर पूछा जाता है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो आप आंसर दे देंगे पृथ्वी के आंतरिक मतलब अंदर से भागों से ताप का प्रयोग कर पैदा की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती, मतलब अधिक गर्म हो जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त किया जाता है। यह इतना तप्त होता है, मतलब गर्म होता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो पॉइंट मेन है वो आप ध्यान दें। भारत के 2 स्थानों पर प्रायोगिक रूप से इस प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे लद्दाख में पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत पढ़ा। लास्ट पॉइंट में एक आपको और बता देता हूँ, बायोगैस। बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव के घरेलू उपयोग से उत्पन्न अवशिष्ट से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको अच्छे से समझाया। फिलहाल यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने SMS के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आइए चैप्टर की जो लास्ट हेडिंग दी गई है मैं उसके विषय में आपको अवगत कराता हूँ। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। जैसा कि आप संरक्षण शब्द से परिचित हैं, किसी चीज़ को संरक्षित रखना, तो आइए इसके विषय में ध्यान दें क्या है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की ज़रूरत पड़ती है। आज़ादी के बाद क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की ज़रूरत थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणी मार्ग के विकसित करने की तुरंत ज़रूरत है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग, सतत पोषणी विकास ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है, मतलब बहुत ही कम में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। यद्यपि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के काफ़ी प्रयास किए गए हैं, परंतु वांछित सफलता नहीं मिल पाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयास तो बहुत काफ़ी किए गए लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। इस कारण भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2002 बनाया गया। क्या बनाया गया? ऊर्जा संरक्षण एक्ट कब पारित किया जा रहा है? आपका 2002 में पारित किया जा रहा है। ठीक है, इस एक्ट को मार्च 2002 से लागू कर दिया गया है, जिसमें ऊर्जा संसाधनों के सही उपयोग तथा इनके संरक्षण के उपाय सुझाए गए हैं। तो आप लोग पॉइंट ध्यान दें।
ऊर्जा संरक्षण एक्ट कब पारित किया जा रहा है और ये कब लागू हो रहा है, इसके विषय में ध्यान दें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण एक्ट, ठीक है, कब आ रहा है आपका? ये आ रहा है 2002 में, ठीक है। ये लागू कब होता है? मार्च 2002 में, ठीक है। कब लागू होता है? मार्च 2002 में लागू होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें, 2002, मार्च 2002 लिखा हुआ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। तो आप लोग पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखने के लिए पीके क्लासेज को सब्सक्राइब करें, तो आपको वहीं पे वीडियो मिल जाएंगे। और मैंने अच्छे से समझाया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो, ठीक है। तो आइए